नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों की भारी मांग पे, आप लोगों की भारी डिमांड पे मैं एक और सेशन लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का। पिछली क्लास का एक्सपीरियंस मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा आप लोगों का रहा था। बहुत कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला था, और मगर मैं ये चाहता हूँ कि जो नया सीखने के लिए आपको मिला है उसे एटलीस्ट आप यूटिलाइज़ करें अपने एग्ज़ाम में। क्योंकि देखिए, वो बस 1 घंटे 2 घंटे का ही सारा खेला है। उससे पहले आपने कितना पढ़ा था और उसके बाद जाकर आप क्या पढ़ने वाले हैं, मैं मानता हूँ कि उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो जो आपने 1 घंटे में वहाँ पर या 2 घंटे में जो आपके एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के दौरान आपने जो वहाँ पर परफॉर्मेंस दी है ना, उससे ही फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर आप एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो आपने युद्ध के मैदान में अपना 100% दिया, जीत हासिल हुई या नहीं हुई, फ़र्क उससे ही पड़ता है। अगर आप हार गए, चाहे आपने अपना 1000% दिया था, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग याद नहीं रखेंगे। तो आपको अगर चाहते हैं कि याद रखे, आपको याद रखा जाए, आपका नाम उस लिस्ट में हो, जब आप लिस्ट को चेक करें, तो यकीन मानिए जितना आप आज सीख रहे हैं, जितना आपने कल सीखा या जितना आप सीखने वाले हैं, उसे अगर आपने उस दिन एग्जामिनेशन के दिन 100% यूटिलाइज़ कर लिया, तो यकीन मानिए सिलेक्शन से कोई आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मान लीजिए उस क्लास का पार्ट 2 है आज। उस क्लास में जितने क्वेश्चन करवाए थे उसके आगे के क्वेश्चन, मतलब बेसिकली नंबर 1 से ही करवाऊंगा, मगर उस क्लास का पार्ट 2 आपको आज देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 15 अगस्त के दिन अगर आपको ये क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है तो केवल ये सोचते हुए कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएँ अपनी। चलिए, तो पहला सवाल है, स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में 1946 में गठित अंतरिम सरकार के तहत निम्नलिखित में से किसके पास खाद्य और कृषि विभाग मंत्रालय था। इंग्लिश में देखिए, अंडर द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 इन आवर कंट्री बिफोर इंडिपेंडेंस, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करता हूँ इसको। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 मतलब 1946 को एक मिशन भारत आया था, जिस मिशन को नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, इसे नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन। और ये जो कैबिनेट मिशन था उसमें कुल मिला के 3 लोग थे, मतलब 3 मेंबर्स यहाँ पर आपको कुल मिलाकर देखने के लिए मिलेंगे। उन मेंबर्स का नाम कुछ आपको मिल जाता है इस प्रकार से। उन मेंबर्स का जो नाम आपको मिलता है कुछ मिलता है इस प्रकार से। एक आपको मिलता है क्रिप्स, ठीक, एक सदस्य आपको मिलता है पैथविक, मतलब बेसिकली क्रिप्स। एक सदस्य आपको मिलता है अलेक्जेंडर, ठीक है, और एक सदस्य आपको मिलता है स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, और एक सदस्य आपको मिलता है पैथविक लॉरेंस। ठीक है, एक सदस्य यहाँ पर आपको मिलता है पैथविक लॉरेंस, जो कि इस कैबिनेट मिशन का हेड भी था, अध्यक्ष भी था। ठीक है, आप बोलोगे क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का कहीं कोई एक्सप्लेनेशन बनता है क्या कैबिनेट मिशन से संबंधित? बस सुनते रहिए, समझते रहिए। आने वाले समय में अभी आपको फ़ायदा खुद ब खुद देखने के लिए मिलेगा, खुद ब खुद आपको समझ आएगा कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन के बारे में, अगर हम बात करें इस कैबिनेट मिशन के बारे में, तो इस कैबिनेट मिशन के भारत में 3 काम थे। क्या काम थे? 3 वर्क्स यहाँ पर आपको इसके देखने के लिए मिलेंगे, 3 काम। इसमें से पहला काम आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब हिंदी में बोले तो संविधान सभा का चुनाव करवाना, इलेक्शन करवाना, ये इनका पहला काम था। इनका दूसरा काम आपको क्या मिलेगा? इनका सेकंड वर्क आपको मिलेगा प्रिंसली स्टेट को, राजघरानों को, प्रिंसली स्टेट को, राजघरानों को एग्री करना कि भैया आप भी पार्टिसिपेट कीजिए संविधान सभा के अंदर। और वहीं इनका तीसरा जो काम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बेसिकली इनका जो थर्ड आपको काम देखने के लिए मिल जाएगा, तीसरा जो यहाँ पर आपको काम देखने के लिए मिल जाएगा, वो क्या है? वो है इंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण करवाना। किसका? इंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण करवाना, अंतरिम सरकार जिसे हिंदी में कहते हैं, मतलब बेसिकली टेम्पररी गवर्नमेंट का निर्माण करवाना। ठीक है, और इसका निर्माण करवाने के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि सभी पार्टियों से नेताओं को चुना जाएगा। ठीक, क्लियर? उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ आ गया। इंटरिम गवर्नमेंट शब्द यहाँ पर आपको कहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक बुक मिल जाती है, एक पुस्तक मिलती है, जिस बुक का नाम था इंडिया डिवाइडेड। जिस बुक का नाम था इंडिया डिवाइडेड नाम की इनकी पुस्तक मिल जाती है। इन्हें वर्ष 1962 में 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1962 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको देखने के लिए मिलते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1952 से लेके 1962 इलेक्टेड बेसिस पर, और वैसे 1950 से 1952 भी ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। किसके अध्यक्ष थे? स्टीयरिंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ जितने पॉइंट स्क्रीन पे लिखे हुए हैं सारे के सारे समझ आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इन पॉइंट्स पे स्टार लगा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जैसे एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है यहाँ से, एक ये है यहाँ से। ठीक, इसके अलावा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ से ये है, एक पॉइंट यहाँ से ये हो गया। इसके अलावा 3 जो वर्क्स थे बेसिकली, उसमें ये यहाँ पर एक स्टार आप लगा सकते हैं। यहाँ 3 वर्क्स पे एक स्टार यहाँ लग जाएगा। तो जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं ना स्टार लगे हुए, वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको इसी ही तरीके से देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन पे भी इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपको दिख सकता है। ठीक है, किस बेसिस पे? स्टेटमेंट के बेसिस पर भी ये क्वेश्चन जो है वो आपको नज़र आ सकता है। उम्मीद करूँगा जितना मैंने अभी तक आपको समझाया है उसमें कहीं कोई डाउट, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, और अच्छे से सारे पॉइंट यहाँ पर आपको समझ आ भी गए होंगे। ठीक है, अच्छे से सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर आपको समझ आ भी गए होंगे। दिक्कत यहाँ से आपको कोई लग नहीं रही होगी। ठीक है जी, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे है हमारे देश के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, मतलब फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थोड़े से आसान क्वेश्चन है आज पहले, ताकि पिछली बार की भरपाई हो जाए। पिछली बार आपने बहुत सारे आंसर्स के मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत किए थे, तो उसकी थोड़ी सी भरपाई यहाँ पर हो जाएगी। भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर आपको कौन देखने के लिए मिलेंगे? ठीक है, और कब तक बेसिकली ये आपको देखने के लिए मिलेंगे ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 1947 से लेके 1957 तक, कहाँ तक? 57 तक ये भारत की स्वास्थ्य मंत्री थी। इनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, राजकुमारी अमृत कौर इस सवाल का सही और सटीक जवाब आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं जॉन बिथाई के बारे में अगर हम बात करें तो ये रेलवे संभालते हुए नज़र आ जाएंगे आपको। शर्मुक्ता शेट्टी की अगर हम बात करें तो वो आपको फाइनेंस संभालते हुए नजर आएंगे। अगर बी आर अम्बेडकर साहब की हम बात करें तो ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। ये भारत के पहले कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे, जिस पोस्ट से इन्होंने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया था, जिस पोस्ट से इन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, क्यों रिज़ाइन किया था? तो हिंदू सिविल कोड को चलते, हिंदू सिविल कोड की जो बिल थी वो बेसिकली पास नहीं हो पाई थी पार्लियामेंट से, जिसके चलते भाई आप समझ सकते हैं कि बहुत प्रयास इन्होंने किया था, और ये चाहते थे महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करना। जितनी फीमेल्स इस क्लास को दे रही हैं, सच बताऊं तो आपको इनका हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि इन्होंने एक संविधान बनाया, इसलिए कि इनकी ही मान लीजिए इनके ही प्रयासों के चलते आज जो आप हिंदू सिविल कोड देख पाते हैं ना, वो भारत में है कि हिंदू केवल एक ही शादी करते हैं, वरना हिंदू भाई 5-5, 6-6 शादी करके बैठते थे। इवन 1952-1954 के आसपास एक केस भी हुआ था, जिस केस में एक व्यक्ति था, उसने दोबारा शादी कर ली भाई, एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर ली। कोर्ट में गया मामला, तो उसने ये कहा कि हिंदू धर्म में बेसिकली अगर आप हमारी पौराणिक कथाएं देखते हैं, हमारी पौराणिक पुस्तकों को उठाकर देखते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा दिया गया है कि अगर बेटा पिता को अग्नि नहीं देता तो पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो उसने यही कहा कि मुझे पहली पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, जिसके चलते मैंने दूसरा विवाह किया है ताकि मुझे दूसरे विवाह से पुत्र की प्राप्ति हो जाए। बताओ, शोर है जैसे वो कि पुत्र की प्राप्ति ही होगी उसे। कौन पढ़ाया उसे? क्रोमोसोम्स ही होते हैं ना, वो XY XX। भैया पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे हमारे देश में। आज भी इवन हमारे देश में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। आज भी बच्चे 4-4 बच्चे पैदा कर लेते हैं ये सोच के कि अगला तो लड़का ही होगा।
और ऐसे होके हो जाती हैं 4 लड़कियां, फिर उनके पढ़ाने के पैसे होते नहीं हैं, जिसके चलते आप देखते हैं कि आज भी क्यों इतनी सारी जो स्कीम्स चलाई जाती है ना, आप बहुत सारी स्कीम देखिए, सुकन्या समृद्धि स्कीम देखिए, लड़कियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं एजुकेशन से संबंधित, कई सारी। क्यों है? ये है उसके पीछे की वजह कि भाई चाह तो थी लड़के की, पैदा हो गई लड़की, उसे क्यों पढ़ाएं, एक की जगह 2 हो गई, फिर तो और ही क्यों पढ़ाएं। जिसके चलते भारत सरकार, राज्य सरकार ये कोशिश करती है कि भैया हमसे ले ले पैसा, तू पैदा तूने करी है, पैसा हमसे ले ले मगर पढ़ा ले। ठीक, ये आपको देखने के लिए मिलता है आज भी हमारा समाज सर। हम आज भी ना, सही मायने में देखा जाए तो हम आज भी ये मानते हैं कि हम गुलाम हैं और हमारा एक राजा है। हम भी वो, आज भी वो जो एनार्की सिस्टम है ना, उसे बाहर नहीं निकले हैं, आज भी हम खुद को गुलाम ही मानते हैं। आप देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को देखेंगे, आपको समझ आएगी ये चीज़, बट थोड़ा सा उसके लिए समझ आएगा, किसी दिन और समझाऊंगा तुम्हें ये बिठा के। तो राजकुमारी अमृत कौर जी, इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, पहले इंग्लिश में समझाता हूँ फिर हिंदी में समझाऊंगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द स्पीकर्स ऑफ लोक सभा आर चार्ज ऑन अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इफ द वारंट ऑफ presidents the speaker of lok sabha ranks higher than all union cabinet ministers other than the prime minister। ठीक, अब हिंदी में समझिए। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होता है। वरीयता वारंट में लोकसभा अध्यक्ष का स्थान प्रधानमंत्री के अलावा सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर होता है। सवाल है कौन सी स्टेटमेंट सही है? चलिए जी, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, अब मैं आपको समझाता हूं इसे। देखो सबसे पहले ये देखो कि अगर हम बात करें सैलरी की, वेतन की, तो देखो एक आर्टिकल है जो है 266 नंबर का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 266 266, जहाँ लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया के बारे में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, इसे ही संचित निधि बोलते हैं बेसिकली। और ये पता है क्या है? ये टैक्स कलेक्शन है। ये क्या है? ये टैक्स कलेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे ना सारी की सारी टैक्स कलेक्शन होती है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्यों की सरकारों की हो, यहीं पर टैक्स कलेक्शन होती है और यहीं से सैलरी दी जाती है, यहीं से वेतन दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक? यहीं से सैलरी दी जाती है, यहीं से वेतन दिया जाता है, चाहे वो चीफ जस्टिस की सैलरी हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जज की सैलरी हो, सारी सैलरीज कहाँ से दी जाती हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 नंबर के आर्टिकल से। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो मैं जानता हूँ आप में से कई सारे लोगों को समझ ही नहीं आई। तो देखो वो ये कह रहा है कि अगर हम देखें भारत में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, तो सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? फर्स्ट नंबर पे प्रेसिडेंट की है। सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है भारत में? प्रेसिडेंट की है। सेकंड नंबर पे कौन सी है? वाइस प्रेसिडेंट की है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? तो सबसे बड़ी पोस्ट आपको मिल जाएगी सर भारत में प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की। दूसरी पोस्ट कौन सी मिलेगी? वाइस प्रेसिडेंट की। तीसरी कौन सी मिल जाएगी सर? थर्ड कौन सी मिल जाएगी? तो थर्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगी पीएम की। फोर्थ कौन सी मिल जाएगी? तो फोर्थ यहाँ पर आपको मिल जाएगी गवर्नर की, मतलब राज्यपाल की। पांचवी की अगर हम बात करें तो पांचवी आपको मिल जाएगी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की। कौन सी? पांचवी यहाँ पर आपको मिल जाएगी डेप्यूटी प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की। छठी आपको मिल जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई की। और यहीं पर आपको मिल जाएगी स्पीकर की भी। ठीक, यहीं पर आपको मिल जाएगी स्पीकर की भी। उसके बाद अगर हम बात करें सातवीं, तो वहाँ पर आपको मिलते हैं कौन? तो मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो सब आपको 7th नंबर पे देखने के लिए मिलते हैं। तो यही वो स्टेटमेंट है, इफ द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस द स्पीकर ऑफ लोकसभा रैंक्स हायर देन द ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऐसे बोल रहा है। तो यहाँ पर आते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ आते हैं। इस स्थान पे अगर देखा जाए तो स्पीकर की जो पोस्ट है वो हायर है एज कंपेयर टू यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स के संदर्भ में। ठीक, तो इस आधार पे सवाल का सही जवाब क्या है? इस आधार पे सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या इस क्वेश्चन में है तो रुकिए, आराम कीजिए। मतलब आराम का सेंस है कि भैया एक बार और देख लो, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर मैं आऊँगा नहीं आपको समझाने, वहाँ आपको
अपने विवेक से ही जवाब देना है। मतलब बेसिकली वहाँ पर आपको अपने दिमाग से ही जवाब देना है, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पहले हिंदी में पढ़ लो फिर इंग्लिश में पढ़ना। सवाल है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है केवल राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में, ताकि किसी संवैधानिक संशोधन को जल्दबाजी में पारित कराया जा सके, जब एक सदन द्वारा स्वीकृत करों को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हिंदी में भी देख लो, इंग्लिश में भी देख लो। आ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जॉइंट सेशन क्यों बुलाया जाता है, सवाल यहाँ पर ये है। कौन सी कंडीशन होगी, कौन सी वो सिचुएशन होगी, क्या इस सवाल का सही जवाब है? करिए अटेम्प्ट। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। देखो क्वेश्चन तो देखो आपको समझना पड़ेगा सर, समझाने के लिए देखो वहाँ भी नहीं होऊंगा मैं, पर यहाँ समझाता हूँ एक बार दोबारा से। वो बोल रहा है कि जॉइंट सीटिंग के लिए एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 108। उम्मीद करता हूँ आपने ये तो पढ़ा ही है कि आर्टिकल कौन सा होता है, ठीक है। जॉइंट सीटिंग के लिए एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 108। यहीं पर जॉइंट सीटिंग के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में लिखा हुआ है? तो यहीं पर लिखा हुआ है जॉइंट सीटिंग के बारे में, ठीक है। और ये मेथड जो है वो उधार लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, साउथ अफ्रीका के संविधान से। अब इस जॉइंट सेशन को कॉल करता कौन है? तो यहाँ पे लिखना कॉल बाय प्रेसिडेंट। जॉइंट सेशन बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। और नीचे लिखना एंड चेयर्ड बाय, मतलब इसे चेयर कौन करता है? एंड चेयर बाय स्पीकर, ठीक है। या तो स्पीकर करेगा या तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा, या तो स्पीकर करेगा। मान लीजिए स्पीकर मौजूद नहीं है तो उस स्थान पे कौन करेगा? डेप्यूटी स्पीकर। और मान लीजिए डेप्यूटी स्पीकर भी मौजूद नहीं है, और ये याद रखना लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा का। और डेप्यूटी स्पीकर भी मौजूद नहीं है तो कौन करेगा? तो राज्यसभा का। कब करेगा? राज्यसभा का वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन की हिंदी होती है उपसभापति, ठीक है, उपसभापति। क्योंकि जब आप बाद में देखोगे, किसी और से कंसल्ट करोगे तो बोलेगा गलत पढ़ा के गया भाई मास्टर। तो मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं बोल रहा हूँ चेयरमैन, मैं बोल रहा हूँ वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन का मतलब होता है उपसभापति, ठीक। जैसे ये डेप्यूटी स्पीकर है वैसे ही वहाँ पर वाइस चेयरमैन है। अभी कौन है राज्यसभा में? तो हरिवंश नारायण सिंह आपको मिल जाते हैं, ठीक। तो यहाँ तक की जो स्टेटमेंट है ना, ये तो लिखी हुई है आर्टिकल 108 में, 108 में। और जो यहाँ से आप स्टेटमेंट देख रहे हो ना, ये वाली, ये लिखी हुई है 118 में, ठीक। ये कहाँ लिखी हुई है? तो नीचे की जो स्टेटमेंट है ये लिखी हुई है आर्टिकल 118 में, 118 में। अब जॉइंट सेशन बुलाते क्यों हैं? देखिए सर, अगर एक बिल लोकसभा से पास हो गया या राज्यसभा से पास हो गया, और यदि वो बिल पेंडिंग पड़ा है 6 मंथ्स तक, 6 महीने तक पेंडिंग पड़ा है, दूसरे हाउस ने उसे पास ही नहीं किया है और वो बिल पेंडिंग पड़ा है, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास अधिकार है ज्वाइंट सेशन बुला के उस बिल को पास करवाने का। तो इस परिस्थिति में सवाल का सही जवाब है नन ऑफ दिस। यहाँ पे लिखा है टैक्स अप्रूव करने वाली सिचुएशन में, जो कि गलत है। यहाँ लिखा है जल्दी से पास करवाने वाली सिचुएशन में, वो भी गलत है। और यहाँ लिखा है इमरजेंसी, वो भी गलत है। सिचुएशन क्या होगी मैंने आपको समझाया। अब मान लीजिए अगर एक बिल है वो पेंडिंग पड़ा है, एक हाउस से पास हो गया, दूसरे हाउस से पास नहीं हुआ है, और 6 महीने हो गए उसे पड़े पड़े पेंडिंग। उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुला सकता है, और ज्वाइंट सेशन बुलाकर वो क्या करेगा? उस बिल को पास करवाने का प्रयास करेगा, मगर बुलाएगा राष्ट्रपति। चेयर कौन करेगा? वो नीचे लिखा है, ठीक। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर इंग्लिश में पढ़ते हैं।
देश में 18 उच्च न्यायालय हैं, उनमें से 3 का अधिकार क्षेत्र 1 से अधिक राज्यों पर है। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 62 वर्ष आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इंग्लिश में देखिए, देयर आर 18 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री, देयर आर 3 of them have jurisdiction more than one. No union territory has a high court of its own, या फिर judges of high court hold their office till the age of 62. चलिए कीजिए अटेम्प्ट। देखिए क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बड़ा बेसिक है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं इसमें। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप फिर भी प्रयास करिए एक बार अटेम्प्ट करने का। देखो अलग अलग सिंगल स्टेटमेंट्स देखने का प्रयास करो। कई बार हमारा ये होता है डर कि जैसे ही हमने कोई एक बड़ा भारी क्वेश्चन देखा, मतलब बड़ा भारी का मतलब है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन देखा, वैसे ही भैया गाड़ी छूट जाती है स्टेशन से। हमें लगता है अब नहीं हो पाएगा, आगे ही बढ़ना पड़ेगा। चाहे मान लो ऐसे 10 क्वेश्चन हो तो हम 10 के 10 छोड़ना चाहते हैं। फिर हमारे मन में ये होता है नहीं नहीं यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ते हैं, छोड़ो क्या फ़ायदा है बेकार का। ठीक, बट वो गलत है। इसको समझने का प्रयास करो एक बार। देखो सबसे पहले वो बोल रहा है, एक हल्की स्टेटमेंट देखो, जैसे यूनियन टेरिटरी वाली, एक हल्की स्टेटमेंट देखो जैसे यूनियन टेरिटरी वाली। तो भारत में यूनियन टेरिटरी में वो बोल रहा है हाई कोर्ट नहीं है, मगर चंडीगढ़ में तो हाई कोर्ट है। वो बोल रहा है चंडीगढ़ में, वो बोल रहा है यूटी में हाई कोर्ट नहीं है, मगर चंडीगढ़ में तो हाई कोर्ट है। क्या सर केवल चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है, दिल्ली में नहीं है? हाँ भाई दिल्ली में भी है, इसके अलावा JNK में भी है। इसका मतलब ये वाला जो है वो गलत हो जाता है। वो कह रहा है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट नहीं है। अब देखते हैं क्या केवल तीसरे को काटने भर से हम हमारे जवाब तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। तो उसने कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जिसमें उसने बोला है 3 करेक्ट है। इसका मतलब 3 तो उसने खुद ही काट दिया ऑटोमेटिकली। अगर हम उसको सॉल्व भी नहीं करते तब भी हमारा काम चल जाता। ठीक, चलो दूसरा देखते हैं। वो बोल रहे हैं देयर आर 18 हाई कोर्ट्स, मगर हमने तो पढ़ा है अभी करंट में जो टोटल हाई कोर्ट्स है ना, हमने तो पढ़ा है कि अभी करंट में जो टोटल हाई कोर्ट्स हैं उनकी संख्या 25 है, 25 है। इसका मतलब तो ये है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। वो कह रहा है 18 है, 18 है, मगर 18 तो है ही नहीं। कितने हैं? कुल मिला के 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। ठीक, इस आधार पे क्या हुआ, इस आधार पे पहला भी गलत हो गया। अब देखो पहला गलत हो गया तो जहां जहां पहला आ रहा है वो गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। ठीक है, जहां जहां जिस जिस ऑप्शन में 1 आ रहा है वो गलत होगा। देखो पहला गलत है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है, तो जहां जहां थर्ड आता होगा वो सब गलत होंगे, क्योंकि वो बोल रहा है थर्ड सही है। ऑप्शन में तो बोल रहा है ना करेक्ट ढूंढिए। अगर हम इसे मान ले करेक्ट है तो यहाँ पे तो 1 भी करेक्ट है। अगर मान लीजिए मैंने बोला ऑप्शन ए सही है, ए सही है, तो ऑप्शन ए के हिसाब से 1 जो है यहाँ पे स्टेटमेंट वो भी सही होनी चाहिए, बट वो तो गलत है। और यदि वो गलत है तो पूरा का पूरा ये वाला गलत हो गया। ठीक, बट ये ध्यान रखना इसमें अभी तक एक ही गलत है, ये दोनों गलत है या नहीं ये हमने साबित नहीं किया। बट जहां जहां हमें 1 दिखेगा हम उस हर एक ऑप्शन को गलत मान लेंगे। मतलब 1 और 3 जो ऑप्शन है 1 एंड C वो दोनों गलत है। 2 हो गए। मैं फिर समझा रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन आ रहा है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला, थोड़ा सा सब्र कीजिए और उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करो। अब तीसरी स्टेटमेंट उठाते हैं। कौन सी वाली? मोर देन 3 जुरिस्डिक्शन वाली। हैविंग मतलब 3 राज्य वो बोल रहा है। एक बार देखो काउंट करते हैं। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको। देखो एक राज्य है जिसको आप जानते हो केरला के नाम से, मतलब बेसिकली केरल के नाम से। ठीक है, तो केरल की जगह इसे अगर मैं केरला की स्पेलिंग की जगह मैं KERAL इतना लिख दूं, ठीक है, वैसे ये होता है बट मैंने इतना कर दिया। ठीक, तो याद रखिएगा ये केरला की स्पेलिंग को मैंने चेंज कर दिया, बदल दिया। ठीक है, और केरला में ना जो हाई कोर्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इरवाकुलम। केरला में जो हाई कोर्ट है उसका नाम क्या है? इरवाकुलम हाई कोर्ट। ठीक है, के से केरल हो गया और एल से क्या हो गया? एल से है लक्षद्वीप। तो ये केरल हाई कोर्ट जो है उसका क्षेत्र अधिकार 2 जगहों पे लगता है। मतलब इरवाकुलम हाई कोर्ट का क्षेत्र अधिकार आपको केरला में भी देखने के लिए मिलेगा और साथ के साथ देखने के लिए मिलेगा लक्षद्वीप में।
कहाँ पर? लक्षद्वीप में। कैसे याद किया दोबारा बताता हूँ। मैंने बोला आप केरल की स्पेलिंग को चेंज कर दो, लास्ट में ए आता है ना, ए को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, एल तक लेके जाओ, तो के से केरला, एल से लक्षद्वीप। हाईकोर्ट का नाम है इरवाकुलम हाईकोर्ट, जो कि केरल में मौजूद है। इसका मतलब जो इरवाकुलम हाईकोर्ट है उसका क्षेत्र अधिकार केरला में भी लगता है और लक्षद्वीप में भी लगता है। और जिस विद्यार्थी को जुरिसडिक्शन का मतलब नहीं पता, उसका मतलब ये है कि जो लक्षद्वीप के लोग हैं वो भी अपने केसेस की सुनवाई के लिए कहाँ जाएंगे? इरवाकुलम हाईकोर्ट ही जाएंगे, और इरवाकुलम हाईकोर्ट ही लक्षद्वीप के लोगों के लिए भी फैसला सुनाएगा। ऐसे होता है जुरिसडिक्शन, क्षेत्र अधिकार, कि मतलब वो उसके क्षेत्र अधिकार के अधीन ही आता है ऐसे। ठीक, एक हो गया। दूसरा देखते हैं। तमिलनाडु का नाम सुना है? आप बोलोगे सुना है। तमिलनाडु को अगर मैं TN लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, अगर TNP लिख दूं कोई दिक्कत थोड़ी है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए TNP, तो तमिलनाडु में आपको मिल जाता है मद्रास हाईकोर्ट। ठीक, कौन सा हाईकोर्ट मिलता है? यहां पर आपको मिलता है मद्रास हाईकोर्ट। TN से तमिलनाडु है, TN से तमिलनाडु है। और अगर हम बात करें P से, क्या है? P से है सर यहाँ पे पुडुचेरी। P से क्या है? P से है यहाँ पे पुडुचेरी। ठीक, 2 हो गए। और देखते हैं। महाराष्ट्र हाईकोर्ट के बारे में सुना है? बेसिकली बॉम्बे हाईकोर्ट के बारे में सुना है? किसके बारे में? बॉम्बे हाईकोर्ट के बारे में। तो बॉम्बे हाईकोर्ट की जुरिसडिक्शन जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है गोवा में, दमन दीव, दादर नागर हवेली, दमन दीव में, और महाराष्ट्र में। अब उसने ऑप्शन में क्या दिया था? उसने ऑप्शन में दिया था केवल ऐसे 3 ही राज्य हैं भारत में जिनका क्षेत्र अधिकार एक या एक से अधिक क्षेत्रों में लगता है। तो 3 तो लिख दिए, तमिलनाडु, बॉम्बे और केरल वाला, मतलब इरवाकुलम। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में कैलकाटा हाईकोर्ट है, और कैलकाटा हाईकोर्ट का क्षेत्र अधिकार WB में भी लगता है और अंडमान और निकोबार में भी लगता है। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत है कि ऐसा नहीं है, 3 है, एक और भी है, पंजाब, मतलब चंडीगढ़ हाईकोर्ट। चंडीगढ़ हाईकोर्ट का चंडीगढ़ में भी, पंजाब में भी और हरियाणा में भी, और भी है जिसे हम जानते हैं बेसिकली किस नाम से? उसे हम जानते हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट के नाम से। ठीक, गुवाहाटी हाईकोर्ट का क्षेत्र अधिकार सबसे अधिक राज्यों में लगता है, 4 राज्यों में कुल मिला के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। अब देखो, पहली गलत है, दूसरी गलत है, तीसरी गलत है, और उसने कोई भी ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं जिसमें बोला हो कि सारी गलत है। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गई, क्योंकि ये गलत हो गई, मगर एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस क्या होती है? 62 ईयर्स होती है, 62 वर्ष की आयु होती है। ठीक, क्वेश्चन आसान था सर, मैं तो सेकंड के भी शायद सेकंड में कर देता उसको, बट शर्त है कि आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं क्या, जिस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो घबराने से पहले उसकी एक बार स्टेटमेंट सारी पढ़िए और देखिए क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो आप टिक कर पाते हैं। चलिए, अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता सर। चलिए, इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो बड़ा बेसिक सा सवाल है ये, तो इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। सवाल है, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? देखो, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बनाते हैं। सबसे पहले आर्टिकल कौन सा है? इसके अलावा एक और पूछ सकता है कि जैसे ही भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे उसकी जानकारी
वो इस्तीफा लेने वाला व्यक्ति सबसे पहले किसे देगा? वैसे मुझे लगता है इतना मुश्किल पूछेगा नहीं, बट फिर भी जब आप आए हैं, समय निकाल रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है उस समय को सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए। तो देखो, सबसे पहले रेजिग्नेशन के बारे में आर्टिकल कौन सा है? रेजिग्नेशन के बारे में आर्टिकल, तो यहाँ पे लिखिए कार्यकाल। जहाँ कार्यकाल लिखा होगा, इंग्लिश में बोले तो टैन्योर, जहाँ लिखा होगा कि भैया क्या टैन्योर है उनका, तो टैन्योर जहाँ पे लिखा होगा बेसिकली वहीं पर आपको रेजिग्नेशन भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसका आर्टिकल कौन सा है? तो टैन्योर अगर आपने देखा यहाँ पर, तो आर्टिकल आपको मिल जाएगा 56 नंबर का आर्टिकल, ठीक। और यहीं पे लिखा है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, और जैसे ही उपराष्ट्रपति इस्तीफा स्वीकार करेंगे, इस चीज़ की जानकारी सबसे पहले किसे दी जाएगी? लोकसभा के स्पीकर को, ठीक है। लिख लेना पॉइंट अगर आपको लिखना हो। इस्तीफे की जानकारी मतलब रेजिग्नेशन की जानकारी सबसे पहले किसे दी जाएगी? तो ये जानकारी दी जाएगी सर स्पीकर ऑफ लोकसभा को। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। आर्टिकल 56 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट की तरह भी एक्ट करता है, काम कर सकता है। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन यही है। वह राज्य की परिषद के अध्यक्ष बने रहेंगे, वह राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा, वह सदन के अगले वरिष्ठतम सदस्य को राज्य की परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित करेगा। ही शैल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, he shall cease to be the chairman of council of state, he shall nominate the next senior most member of the house to be the chairman of council of state। मतलब समझिए, करिए एक बार अटेम्प्ट, समय लीजिए अपना। देखिए दमदार क्वेश्चन है सर, बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्जाम में आपको मिलते हैं तो मज़ा आता है। करिए एक बार अटेम्प्ट, क्या होगा सवाल का सही जवाब? समझ आया जी क्या क्वेश्चन है, कैसे अटेम्प्ट करना है आपको? तो देखिए सबसे पहले वो बोल रहा है कि क्या प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट। तो देखो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो किन कंडीशन में प्रेसिडेंट की तरह या प्रेसिडेंट बन सकता है? तो ध्यान रखना, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए ड्यूरिंग टेन्योर मतलब कार्यकाल के दौरान, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है, या फिर राष्ट्रपति बीमार हो जाए, ठीक है, उस परिस्थिति में भी कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटा दिया जाए, तब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह मतलब राष्ट्रपति की पोस्ट पर बैठेगा 6 महीने के लिए, ठीक है। और उन 6 महीनों के अंदर इलेक्शन करवा लिए जाएंगे। और याद रखिए ये बात आपको लिखी हुई मिलेगी आर्टिकल 65 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ? आर्टिकल 65 में। और ऐसा करने वाले जो आज तक 2 राष्ट्रपति आपको मिलेंगे, एक मिलेंगे वीवी गिरी, क्योंकि उस समय जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो गई थी 1969 में। जाकिर हुसैन जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई, जिसके चलते वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। इसके अलावा एक थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी मृत्यु हुई थी 1977 में, और उनकी मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला उपराष्ट्रपति ने। और उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपको वहां पर नाम मिल जाएगा बीडी जाटी का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। वो उस समय राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। जैसे ही वो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं उपराष्ट्रपति, वैसे ही वो जो राज्यसभा के अध्यक्ष थे वो नहीं रहेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आगे है निम्नलिखित में से किसके पास भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव शुरू करने की शक्ति है?
इम्पीचमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आप जवाब दीजिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो याद रखिए कि इम्पीचमेंट की अगर हम बात करें तो इम्पीचमेंट चलाई जा सकती है राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने की परिस्थिति में। यदि उसने संविधान का उल्लंघन किया है तो उस परिस्थिति में उस पर इम्पीचमेंट महाभियोग चलाया जा सकता है। साथ के साथ याद रखना सर, इम्पीचमेंट के लिए दो आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 56, एक 61, जहां लिखा हुआ है टेन्योर के बारे में, मतलब टेन्योर के बारे में, कार्यकाल के बारे में, वहां यूज किया गया है इम्पीचमेंट शब्द। ठीक है, कि इम्पीचमेंट के माध्यम से हटाया जा सकता है। मगर इम्पीचमेंट कैसे होगी, किस तरीके से होगी, उस सब चीज़ों को वर्णित किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 61 में। ठीक, कैसे होगी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले किसी भी हाउस में रख सकते हैं, उसे लोकसभा में भी रख सकते हैं, राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं इम्पीचमेंट के लिए प्रस्ताव। पेश करने के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों की मंजूरी चाहिए। कितने सदस्यों की मंजूरी चाहिए? 1/4 मेंबर्स की मंजूरी चाहिए। अगर लोकसभा में पेश कर रहे हैं तो लोकसभा के 1/4, राज्यसभा में पेश कर रहे हैं तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर्स की मंजूरी चाहिए। उसके बाद मान लीजिए लोकसभा में पेश कर दिया उसे, ठीक, लोकसभा में पेश कर दिया। लोकसभा में पेश करने के बाद राष्ट्रपति को 14 डेज का, ठीक है, पेश करने के बाद, जैसे मान लीजिए लोकसभा में पेश कर दिया, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, राष्ट्रपति को 14 डेज का समय दिया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए। 14 डेज टाइम दिया जाता है राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए कि भैया आपने संविधान का उल्लंघन क्यों किया, किस परिस्थिति में किया। उसके बाद लोकसभा में उसके ऊपर वोटिंग होगी। क्या होगा? उसके ऊपर वोटिंग होगी। और यदि सदन की जो संख्या है, टोटल जो संख्या है सदन की, उसके 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजॉरिटी से यदि वो पास हो गया, मतलब वो जो प्रस्ताव था वो पास हो गया, उसके बाद वो जाता है नेक्स्ट हाउस में, जैसे राज्यसभा में। सेम पहले राज्यसभा में भी रख सकते थे। अब राज्यसभा वोटिंग करवाने से पहले, राज्यसभा वोटिंग करवाने से पहले कह सकता है कि नहीं नहीं भैया, ये जो ऊपर वोटिंग हुई है, मतलब ये जो अभी तक काम हुआ है ना सारा का सारा, कि उस राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिस ग्राउंड पे चलाई जा रही है, वो गलत है। तो राज्यसभा जांच के आदेश दे सकता है। जुडिशियल, मतलब बेसिकली एक जुडिशियल कमेटी का निर्माण कर सकता है। राज्यसभा में अगर रखते हैं तो राज्यसभा कर सकता है निर्माण, लोकसभा में रखते हैं तो लोकसभा निर्माण कर सकता है एक न्यायिक समिति का। लोकसभा राज्यसभा दोनों में, जहां में भी, मतलब मान लीजिए अगर लोकसभा में रखा, राज्यसभा को लगता है कि नहीं भैया गलत ग्राउंड पे इम्पीचमेंट कर रहे हैं, तो राज्यसभा जुडिशियल कमेटी का निर्माण कर सकता है। अब मान लीजिए रखा राज्यसभा में, लोकसभा को लगता है गलत है, तो लोकसभा निर्माण कर सकता है। तो जुडिशियल कमेटी का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति की जो इम्पीचमेंट प्रक्रिया है ना, उसे अर्ध न्यायिक कहा गया है, क्वासी जुडिशियल कहा गया है। अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत पहले, तो इसे क्वासी जुडिशियल कहा जाता है। उसके पीछे यही वजह है कि इसकी न्यायिक जांच करवाई जा सकती है। ठीक है, और अगर सब कुछ होने के बाद राज्यसभा से ये 2/3 बहुमत से पास हो गया, 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, तो राष्ट्रपति इम्पीच हो जाएगा ऑन द स्पॉट, कुछ और नहीं करना, इम्पीच हो गया राष्ट्रपति। तो सवाल का सही जवाब है बोथ ए एंड बी, दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ देता हूं मैं। राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि कोई भी मामला जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है उस मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति विधान के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी मंगवा सकते हैं। ठीक है सर, राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है, बिल्कुल है। संघ के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। करिए अटेम्प्ट इंग्लिश में ये रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको थ्योरी आनी चाहिए सर, बिना थ्योरी के आप ये अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे।
चलिए जी, करिए अटेम्प्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि इनके लिए आपको थ्योरी आनी चाहिए। अगर आपको थ्योरी आती है तो यकीन मानिए आप हिला के रख देंगे, और अगर भैया थ्योरी नहीं आती तो फिर समस्या होगी ही होगी, आपको दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, सारी स्टेटमेंट सही हैं सर, ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है, सारी स्टेटमेंट सही हैं। ठीक, जैसे देखो प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन बिल्कुल सही है सर, मतलब सारी स्टेटमेंट सही है, बस ये है कि इसके लिए आपको थ्योरी आनी चाहिए। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। भारत के प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के किसी एक सदन के सदस्य हों, लेकिन 6 महीने के भीतर भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि संसद के किसी भी सदन का एक सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के भीतर भीतर लोकसभा का सदस्य बनना जरूरी है। संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। देखिए बेसिकली सर, देखिए फिर वही कहूँगा एक स्टेटमेंट की थ्योरी की नीड पड़ेगी आपको, बिना थ्योरी की समस्या आपको रहेगी। आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, पेपर आपका है, आपने अगर थ्योरी पढ़ रखी है तो यकीन मानिए बहुत ऐसे उड़ा देंगे क्वेश्चन को। ठीक, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो मैं बस केवल इतना कहूँगा, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई भी योग्यता नहीं है। नो क्वालिफिकेशन टू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप बोलोगे कि वो एज लिमिट 25 साल, तो फिर मैं कहूँगा 30 साल भी तो लिखा है, या तो 25 साल का हो वो व्यक्ति या तो 30 साल का हो। इसका मतलब है या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या तो राज्यसभा से सदस्य हो जो प्रधानमंत्री बन रहा है। मगर एक और स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति ना ही लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तब भी वो भारत में प्रधानमंत्री पद पर बैठ सकता है, जैसे राजीव गांधी और इंदिरा गांधी बने थे। इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री 1966 में बनी थी, 24 जनवरी 1966 को उन्होंने शपथ ली थी। इसके साथ साथ जब राजीव गांधी 1984 में इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, वो चुनाव ही नहीं लड़े थे आज तक जब प्रधानमंत्री बने थे, मगर 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो फिर आप बोलोगे है तो क्वालिफिकेशन कि दोनों में से एक का होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, 6 महीने तक बन गया बंदा प्रधानमंत्री। क्वालिफिकेशन वो होती है ना, अंदर एंट्री करने के लिए कोई योग्यता है, वो है क्वालिफिकेशन। और इसके अलावा याद रखना कि एक क्वालिफिकेशन है, एक योग्यता है। वो योग्यता क्या है? वो है कि जो भी पार्टी के पास मेजॉरिटी है, बेसिकली वो पार्टी चाहे कि वो बंदा प्रधानमंत्री बन जाए, तब वो प्रधानमंत्री बन सकता है। मतलब उस पार्टी का नेता उसे होना चाहिए, जैसे अभी मोदी जी हैं। ठीक, मगर अगर आसान पेपर आता है और वो बोलता है प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा से एज कितनी है, तो याद रखिएगा 25 साल है। वो पूछता है राज्यसभा से एज कितनी है, तो याद रखिएगा जवाब दीजिएगा 30 साल है। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो जवाब दीजिएगा ज़रूरी नहीं है सदस्य हो, मगर 6 महीने के अंदर अंदर उसे पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है वो सदस्य हो, मगर 6 महीने के अंदर अंदर उसे पार्लियामेंट का मेंबर जो है वो बनना पड़ेगा। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त होता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ समाप्त होता है, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, या फिर 5 साल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वही मैं कहूँगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, कौन सा एग्जाम्पल अभी सही बैठ रहा है। हाँ, मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई के बारे में सुना है आपने, प्रधानमंत्री बने थे 1978 के आसपास, मगर जब वो प्रधानमंत्री बने केवल 2 साल से भी कम समय तक वो प्रधानमंत्री रह पाए। अब अगर 5 साल का कार्यकाल होता तो 5 साल रहते, अगर लोकसभा के कार्यकाल जितना होता तो भी 5 साल रहते, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल है। एक बार बढ़ाया था इंदिरा गांधी जी ने, 6 साल किया था। इसका मतलब यह है प्रधानमंत्री का कार्यकाल ना ही 5 साल है, ना ही उनका कार्यकाल है जितना लोकसभा का है। उनका कार्यकाल है जब तक उनके पास बहुमत है। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जब तक उन्हें बहुमत प्राप्त है, जब तक उन्हें बहुमत का समर्थन है, तब तक वो प्रधानमंत्री हैं उस देश के, मतलब इस देश के, भारत के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ आ गया, दिक्कत नहीं होगी। यदि दिक्कत है तो दोबारा समझने का प्रयास कीजिएगा, मगर मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, आसान ही है।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल लगाएंगे। अगला सवाल है, यदि कोई प्रश्न उठता है कि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य संविधान में उल्लेखित अयोग्यता के अधीन हो गया है तो उस मामले में राष्ट्रपति का निर्णय क्या होगा। दोबारा देखते हैं। इफ एनी क्वेश्चन अराइज एज अ वेदर अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन as mentioned in the constitution, that president decision in that matter is final but would be accordance with the election commission, final but would be accordance with the supreme court। अच्छा, अंतिम लेकिन चुनाव आयोग के अनुरूप होगा, अंतिम लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा भारत के संविधान का आर्टिकल 102 और 103, 102 और 103 नंबर के आर्टिकल इसके संदर्भ में आपको मिल जाएंगे। देखिए, एक आर्टिकल आपको मिलता है, आर्टिकल नंबर 102, 102 नंबर का एक आर्टिकल मिलता है जो बताता है डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड के बारे में। डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स के बारे में। और डिस्क्वालिफिकेशन किसकी? एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन। कितने ग्राउंड है? 5 ग्राउंड है, 1 2 3 4 और 5। पहला ग्राउंड है सर, सिटीजनशिप छोड़ दे, सिटीजनशिप चेंज कर ले, सिटीजनशिप छोड़ दे। सेकंड है इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो जाए, एमपी दिवालिया हो जाए। थर्ड है मेंटली इल, पागल हो जाए, मेंटली इल। फोर्थ यहाँ पर आपको मिल जाएगी सर अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अन्य लाभ के पद पर बैठ जाए। और पांचवा है सर एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। इन 4 ग्राउंड्स के आधार पे हटाएगा कौन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और किसकी रिकमेंडेशन पे हटाएगा? तो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पर, चुनाव आयोग की सिफारिश पर। और हटाने वाली बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 103 में। हटाने वाली बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 103 में। 5वें ग्राउंड पे कौन हटाता है? या तो लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन। इस आधार पे सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखो, मैं फिर कहूँगा, बार बार वही चीज़ आप देख रहे हैं, मैं दोहराता हूँ कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये थ्योरी आती है तो आप आसानी से टिक कर देंगे। और एज इट इज सेम सिचुएशन आपको मिलती है आर्टिकल 191 और 192 में। यहाँ 5 ग्राउंड लिखे हुए हैं और यहाँ हटाता कौन है वो लिखा हुआ है। और ये मिलता है एमएलए और एमएलसी के बारे में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी। ठीक, तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है? इंग्लिश में देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट डिसॉल्व। निम्नलिखित में से वो कौन सी कंडीशन है जिसमें डिसॉल्व नहीं होती? सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो डिसॉल्व नहीं होते। ये है क्वेश्चन। चलिए कीजिए अटेम्प्ट। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाए, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे। इफ कैबिनेट मिनिस्टर रिजाइन, कौन सी परिस्थिति यहां पर ऐसी बनेगी? जब एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक, देखो, पता है एक ना बहुत मतलब हमारे दिमाग में बहुत खतरनाक सा डाउट है। एक तो जब हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना, हमारा पूरा का पूरा दिमाग जो है वो घूम जाता है कि क्या हुआ है ये। ठीक, मैं समझाता हूँ। अगर देखो कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल देता हूँ बड़ा प्यारा। एक स्टेट है हमारा बिहार,
एक हमारा बड़ा ज़बरदस्त स्टेट है बिहार। बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है क्या? नीतीश बाबू, नीतीश कुमार जी। वो पिछले 17 सालों में 9 बार मुख्यमंत्री बने, मतलब बेसिकली 17 सालों में तो नहीं, वो कुल मिला के आज तक 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, 9 टाइम्स। और वो कितने साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं अभी तक अगर देखा जाए तो 17 साल तक। अगर वो एक बार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन रहे होते तो 45 साल हो गए होते अभी, ठीक। अब रिसेंट का एक मामला है जिसमें जो नीतीश बाबू थे उन्होंने गठबंधन कर रखा था बेसिकली आरजेडी के साथ, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है उनके साथ। और एक टाइम पे उनको आगे से ऐसा लगा कि नहीं भैया इनके साथ सही नहीं बन रही है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ध्यान से समझना, नीतीश बाबू ने क्या किया? नीतीश बाबू ने इस्तीफा दे दिया। और अगर नीतीश बाबू ने इस्तीफा दे दिया, मतलब अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो मतलब पूरी की पूरी एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इस्तीफा है। अब पता है डाउट कहाँ आता है? डाउट यहाँ आता है कि हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पता है क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एमएलए, कि वो सारे के सारे एमएलए ने इस्तीफा दे दिया। ऐसा नहीं है सर, यही हमारा डाउट है, यही कंफ्यूजन है। मैं गारंटी देता हूँ कंफ्यूजन होगी आप में से कई सारे लोगों को। तो ध्यान रखना, जब एक सीएम बनता है ना तो एमएलए के इलेक्शन करवाए जाते हैं और वो जो जीतते हैं सबसे ज़्यादा एमएलए का ग्रुप, मतलब मान लीजिए एक पार्टी की मेजॉरिटी जो बनती है वो एमएलए बनते हैं फिर वो, ठीक है। मान लीजिए एक राज्य में 300 सीटें हैं, उसमें से 200 एक पार्टी ने जीत ली तो वो 200 क्या बने? एमएलए। उसके बाद वो 200 अपने में से एक सीएम चुनते हैं, अपने में से एक सीएम चुनते हैं। उसके बाद वो सीएम क्या कहता है? इन 200 में से 10 मेरे मंत्री हैं। क्या हैं? 10 मेरे मंत्री हैं। तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो जो 190 बचे वो बेकार हैं। 190 भैया वो एमएलए बन गए ना। जैसे मान लीजिए आप रहते हैं चांदनी चौक में तो बंदा वहाँ का एमएलए है, ठीक है। मगर उन 200 में से मंत्री कितने बने? केवल 10 बने। अब मंत्री का मतलब यहाँ पे क्या है? जिनको मिला शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जैसे बिहार में किसी के पास गृह मंत्रालय भी होगा, शिक्षा भी होगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी होगी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी होगी, पानी भी होगा, जल भी होगा, ईंधन भी होगा, अलग अलग मंत्रालय आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 15% होती है। बेसिकली 15% मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं। राज्य में नंबर में होता है कम से कम 12 91st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक। तो जब वो बोल रहा है कि सीएम ने इस्तीफा दिया, तो सीएम ने इस्तीफा दिया इसका मतलब उसकी मंत्री परिषद ने इस्तीफा दिया, मतलब इन लोगों ने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा किससे दिया? अपनी पोस्ट से। सीएम ने सीएम की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और इन मंत्रियों का मंत्रालय चला गया। मंत्रालय मतलब जो मिनिस्ट्री थी, जल था, पानी था, बिजली था, नमक था, चाय था, आटा था, सारे मंत्रालय जो थे इनके पास मंत्रालय चले गए। और मंत्रालय जाने का कतई मतलब ये नहीं है कि एमएलए की पोस्ट चली गई, ये ध्यान रखिएगा। पहले वो एमएलए हैं, उसके बाद एमएलए बनने के बाद उन्हें सीएम की पोस्ट मिली। जो जीता हुआ ग्रुप था उसने एक बंदे को आगे करा और उस सीएम ने कहा ये 10 मेरे मंत्री हैं इनमें से ही, ठीक है। तो इनकी ये पोस्ट गई है, ये वाली नहीं गई, एमएलए स्टिल हैं वो। यही नीतीश बाबू ने किया, इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा मतलब उनकी मंत्री परिषद का इस्तीफा, ठीक है। उसके बाद क्या किया? जो उनका एमएलए का वाला ग्रुप था, ये खुद भी एमएलए थे, ये भी एमएलए थे, बाकी सारे क्या किया? जाके बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और दोबारा शपथ ले ली नीतीश बाबू ने और दोबारा मंत्री परिषद बना ली। ये होता है, ठीक। अब यहां समझो, वो कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट डिसॉल्व। मतलब है कि पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना वो डिसॉल्व नहीं होती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये है मंत्री परिषद। एमएलए अलग, एमपी अलग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग है चीज। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। एमपी तो कुल मिला के 543 हैं, उसमें से मंत्री कितने बन रहे हैं वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेम स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक। तो अगर प्रधानमंत्री मर गए तो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही कौन सा मंत्रालय संभालेगा ये निर्देशित किया था, इसीलिए, ठीक है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी डिसॉल्व हो जाएगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एमपी सारे डिसॉल्व नहीं हो जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व होंगे। और सेम दोनों कंडीशनों में होगा। मगर यदि किसी कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है ओनली 3।
क्वेश्चन थोड़े कम हुए हैं मगर समझाने पे मेरा मेजर फोकस है कि ज़्यादा अच्छे से समझ आए आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है, ओनली सी। नेक्स्ट देखिए, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जिनके तहत संसद के निर्वाचित सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। दल बदल मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, मैं इंग्लिश में भी समझा देता हूँ। एंटी डिफेक्शन वो लॉ वो लिखा हुआ है वहाँ पे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए बेसिकली क्या करवाया गया था, इसके लिए करवाया गया था 52nd अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट? 52nd अमेंडमेंट, 52वां संशोधन। कब करवाया गया था? 1985 1985 के अंदर, और इसी के माध्यम से जोड़ी गई थी 10th शेड्यूल को, 10वीं अनुसूची को। किसे? 10th शेड्यूल को, 10वीं अनुसूची को। इफ ही और शी voluntarily gives up his her membership of a political party, if he she vote or abstain from a voting contrary to any direction issued by his or political party without a prior permission of the political party, if he she expelled by the party by anti-party activities, if he joined political party other than the party on the whose ticket he got to contest and got elected। चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में सवाल आपके लिए है। वो कह रहा है किस ग्राउंड पे, वो कौन कौन से ग्राउंड है जिन आधारों पर हो सकता है अयोग्य ठहराया जा सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पे। यदि वह स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे, ठीक है सर, एक पॉइंट हो गया। ठीक, यदि वह राजनीतिक दल की पूर्व अनुमति के बिना अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी भी दिशा निर्देश को विपरीत मतदान करता है या मतदान की अनुपस्थित रहता है, दूसरा भी सही है। यदि उसे पार्टी विरोध गतिविधियों के लिए पार्टी द्वारा निष्कासित कर दिया गया हो, ठीक है। यदि उस पार्टी के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होता है जिस पर टिकट से चुनाव लड़ा है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है, 1, 2 और 4। ठीक, कहाँ पूछा गया है? एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। सवाल का सही जवाब क्या है? 1, 2 और 4। देखो यार, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है इसकी, और मैं बहुत बेहतर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर मुझे 1 घंटा चाहिए कम से कम इसको ही एक्सप्लेन करने के लिए। देखो, एक्सप्लेनेशन मेरे पास हर चीज़ की है, आराम से पढ़ा सकता हूँ मैं। व्हाट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या ग्राउंड्स है, क्या आधार है, समझाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ग्राउंड्स है जिस बेसिस पे मैं आपको समझा सकता हूँ। आर्टिकल 102, आर्टिकल 103 दोबारा समझाना पड़ेगा, इसमें 191, 192 समझाना पड़ेगा, हटाने का अधिकार किसके पास है वो समझाना पड़ेगा विद एग्जाम्पल, बट उतना समय नहीं है, तो मैं जवाब दूंगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, आपकी जान में जान आई होगी इसको देखकर। सेकंड अगर आपसे पूछता है तो कौन हो जाएंगी? सुमित्रा महाजन। सेकंड अगर पूछता है तो कौन हो जाएंगी? सुमित्रा महाजन। ये सेकंड स्पीकर हैं, सेकंड फीमेल स्पीकर। सेकंड फीमेल स्पीकर मिल जाएंगी आपको, कौन? सुमित्रा महाजन। इस सवाल का सही जवाब क्या है? मीरा कुमार इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ये जगजीवन राम साहब की बेटी हैं, बाबू जगजीवन राम, बेसिकली उनकी बेटी का आपको मिल जाएंगी मीरा कुमार। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा तो मीरा कुमार इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड पूछता है तो सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट देखिए, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव तब उठाया जा सकता है जब वह अ प्रिविलेज मोशन कैन बी रेज अगेंस्ट अ मिनिस्टर व्हेन ही loses confidence in a government, absent himself for a long time, withhold fact or case, or gives distorted version of fact, avoid collective responsibility of a cabinet। बताइए जी, किस परिस्थिति में? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। किसी मामले के तत्वों को छुपाने के लिए उस परिस्थिति में उसके खिलाफ ये मोशन जो है उसे रेस किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 1 क्या कहता है? देखो, कई बार ना हमें फेडरल और यूनियन में अंतर समझ नहीं आता, यूनिटरी में भी समझ नहीं आता, चारों में समझ नहीं आता। मैं चारों समझाता हूँ, यहाँ समझाता हूँ एक पेज एक्स्ट्रा ऐड करके। देखो, सबसे पहले देखो फेडरल क्या होता है। फेडरल का मतलब होता है संघीय, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपको देखने के लिए मिलता है।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपको देखने के लिए मिलता है बेसिकली। किसमें? सेंटर और स्टेट में। सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपको देखने के लिए मिलता है। मगर ये जो फेडरल है ये दो प्रकार के आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है कमिंग टुगेदर, और एक यहां पर आपको मिलेगा होल्डिंग टुगेदर। एक यहां पर आपको मिलेगा होल्डिंग टुगेदर। ये दो प्रकार के बेसिकली फेडरल आपको मिलते हैं। होल्डिंग टुगेदर वाली जो कंडीशन है ना ये भारत को सेटिस्फाई करती है, और कमिंग टुगेदर वाली जो कंडीशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। इसका मतलब ये है अमेरिका ने ना कई सारे राज्यों को बोला कि आप हमारे साथ आके मिल जाओ, हमारे साथ आके जुड़ जाओ और हम एक देश बना लेते हैं, ठीक है, और आपका जब मन करे चले जाना। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे वाले फेडरल में शक्तियों का जो वितरण होता है, स्टेट के पास ज़्यादा शक्ति होती है एज कम्पेयर टू सेंटर, जो कि यूएसए में है। होल्डिंग टुगेदर का मतलब यहाँ पर यह है भारत कहता है भैया हमारा ये तो जा नहीं सकता कहीं, और तेरे पास कम शक्ति है हमसे। मतलब स्टेट के पास कम शक्ति है, स्टेट का अपना संविधान नहीं है, ठीक है, उसके दायरे निश्चित हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है स्टेट से, मतलब वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है सेंटर से। वो है होल्डिंग टुगेदर वाली सिचुएशन जो इंडिया को फॉलो करती है। मगर भारत के संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द नहीं लिखा हुआ है, मगर फिर भी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव करता है। बहुत सारे इसके पीछे पॉइंट्स हैं जो जस्टिफाई कर सकते हैं हम, ठीक। मगर भारत के संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब आता है यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब होता है सर जहां पर पावर जो होती है ना वो एक ही एजेंसी के पास होती है। जैसे बेसिकली यूनिटरी वाली सिचुएशन आपको मिलेगी चाइना में। एक ही एजेंसी या एक ही गवर्नमेंट या एक ही व्यक्ति या एक ही कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास आपको सारी की सारी शक्ति देखने के लिए मिलेगी, उसे कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद था नीचे यूनियन, ठीक है ना, जो भारत का है, मतलब भारत के संविधान में यही लिखा हुआ है। और लास्ट में था क्वासी फेडरल, जहां मतलब होता है कि फेडरल तो है मगर सेंटर के पास ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, और स्टेट के पास कम शक्ति है, उसे कहते हैं क्वासी फेडरल, ठीक। थोड़ा जल्दी समझाने का प्रयास किया है मैंने ताकि समझ आ जाए। तो इंडिया का क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा प्रदान करने प्रत्येक राज्य का प्रयास तो होगा। अच्छा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द शैल बी अ endeavor of every state to provide adequate facility for a instruction in a mother tongue at a primary stage of education। बताइए भाई, उनकी जो बेसिकली लैंग्वेज है वहाँ की, वो उसमें पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन है सर। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। चलिए अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन होमवर्क के रूप में नहीं दिया है, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, और एक भी सवाल आपको होमवर्क के रूप में नहीं मिला है। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में डालिए, HW के रूप में, ठीक। ये आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है, HW के रूप में इसे डालिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के किसी बच्चे को कारखाने में काम करने से बचाता है? सीधा सवाल है, सीधा जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 24, ठीक है। 330 की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है SC/ST रिजर्वेशन। क्या लिखा हुआ है? ST/SC रिजर्वेशन लोकसभा, ठीक। 368 में क्या लिखा हुआ है? अमेंडमेंट के बारे में। और 45 किससे संबंधित मिलेगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज से संबंधित मिल जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज की संस्थान के प्रावधान के बारे में बताता है? करिए अटेम्प्ट। DPSP का सवाल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज 36, 39, 40 या फिर 48। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? चलिए जी, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगर हम बात करें तो 36 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखी हुई है सर राज्य की परिभाषा, डिफाइन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिखी हुई है। 39 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ बेसिकली इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आपको मिल जाएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहीं पर आपको मिल जाएगा फ्री लीगल एड 39A में जो मिल जाता है, फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता वाला भी यहीं आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 48 में आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर वाला पॉइंट, ठीक है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए एग्रीकल्चर में, वो मिल जाएगा। यहीं पे मिलेगा काउ स्लॉटरिंग बैन इन इंडिया, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्राम पंचायत। क्या मिलेगा, ग्राम पंचायत जो है वो यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, ग्राम पंचायत के आधार पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आर्टिकल 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, एडमिनिस्ट्रेशन पावर ऑफ पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट। दोनों ही फॉर्म में इंग्लिश में ही लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। करिए अटेम्प्ट। आर्टिकल 249 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बस ये पूछ रहा है। चलिए जी देखो, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली इमरजेंसी के बारे में 352, 356, 360 ये 3 आर्टिकल्स तो मिलते हैं, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जैसे 355 हो गया, 358 हो गया जो इंपॉर्टेंट है, 359 हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक आर्टिकल मिलता है 250 नंबर का आर्टिकल, ये कहता है कि जो स्टेट लिस्ट के आइटम है वो सेंट्रल लिस्ट में आ जाएंगी इमरजेंसी के दौरान, ठीक। मगर आर्टिकल 249 क्या कहता है, आर्टिकल 249 कहता है यदि राज्यसभा को ये लगता है कि करंट सिचुएशन में ये जो स्टेट लिस्ट का आइटम है, जो स्टेट लिस्ट का विषय है वो नेशनल लेवल पे एक इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसे वो बहुमत के आधार पे पास करवाएगी पहले राज्यसभा में, मतलब वोटिंग होगी राज्यसभा में, ठीक है, और मेजॉरिटी पर पास होने के बाद उस स्टेट लिस्ट की आइटम को आप ट्रांसफर या बेसिकली उसमें आप कानून बना सकता है सेंटर, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट, मतलब बेसिकली पार्लियामेंट उस पर कानून बना पाएगा स्टेट लिस्ट की आइटम पे, और ये राज्यसभा का विशेषाधिकार भी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में कौन सा आर्टिकल है। अगला है सर अमेंडमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है, कीजिए अटेम्प्ट। 348, 358, 368, 378। देखो 348 क्या कहता है, ये कहता है इंग्लिश कोर्ट लैंग्वेज है। इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है, इंग्लिश कोर्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश कोर्ट की भाषा है। 358 कहता है आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग एनपी का मतलब है नेशनल, एनई का मतलब है नेशनल इमरजेंसी। और सवाल का सही जवाब क्या है, आर्टिकल 368 ऑप्शन नंबर सी। कौन से पार्ट में लिखा है, तो ये आपको मिल जाएगा सर पार्ट नंबर 20, ठीक। कौन से पार्ट में लिखा है, पार्ट नंबर 20 में। कहाँ से बोरो किया है, साउथ अफ्रीका से। सिस्टम जो है अमेंडमेंट का वो कहाँ से बोरो किया है, तो बेसिकली उसे बोरो किया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। संविधान का कौन सा निम्नलिखित में से अनुच्छेद है संसद को नागरिकता के अधिकारों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। चलिए सिटीजनशिप से संबंधित सवाल है, सिटीजनशिप से संबंधित आर्टिकल है 5 से लेके 11 तक के जो आर्टिकल है वो सिटीजनशिप से संबंधित आपको मिल जाते हैं। पाँच, 7, 6 ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 5, 6, 7।
इसके अलावा 8, 9, 10 और 11। ठीक, देखिए 5 प्रकार से नागरिकता मिलती है, 3 तरीके से जा भी सकती है, ये कई लोगों को पता नहीं होता है। अगर मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कितने आधार हैं जिन पे नागरिकता जा सकती है, तो 3 आधार हैं, 3 ग्राउंड्स हैं। ठीक, इसके अलावा कानून बनाने का अधिकार किसे है? पार्लियामेंट को है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। अभी जो हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं, जिसे लागू किया गया है 2024 में मार्च के महीने में, उसे बेसिकली पास करवाया गया था 11 दिसंबर 2009 को। ठीक है, बाकी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 पहला आपको मिलता है, फर्स्ट आपको मिलता है। इसके अलावा इसका जो पार्ट आपको मिल जाता है, भाग जो मिल जाता है, वो है पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसके अलावा सिटीजनशिप का जो मेथड है, मतलब इंडिया कैसी सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, तो इंडिया सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। कैसी? सिंगल, एकल। कितने ग्राउंड्स आपको मिलेंगे? 5 ग्राउंड्स आपको मिल जाएंगे बेसिकली। वो कौन कौन से ग्राउंड आपको मिलेंगे? तो पहला ग्राउंड आपको मिल जाएगा जन्म वाला, बर्थ वाला। ठीक, बाय बर्थ पहला आपको मिल जाएगा जन्म वाला। सेकंड आपको मिल जाएगा वंश वाला, बाय डिसेंट। थर्ड आपको मिल जाएगा कौन सा? रजिस्ट्रेशन वाला। फोर्थ आपको मिल जाएगा बाय नेचुरलाइजेशन। और फिफ्थ यहां पर आपको मिल जाएगा बाय एडिंग न्यू यूटी। ठीक, इन 5 ग्राउंड पे आपको नागरिकता मिलती है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सवाल है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक कमेटी थी, कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, इस कमेटी में टोटल 12 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? टोटल 12 मेंबर्स इस कमेटी में आपको देखने के लिए मिलेंगे, 12 सदस्य। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा सर कि इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी 8 ड्यूटीज़ की। इन्होंने कहा था 8 ड्यूटीज़ जोड़ी जाएं, मगर ऐड कितनी हुई थी? तो ऐड हुई थी 10 ड्यूटीज़। कितनी ड्यूटीज़ ऐड हुई थी? 10 ड्यूटीज़ ऐड हुई थी। कब हुई थी? तो 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, 42nd अमेंडमेंट से 1976 में 10 ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। और जहाँ पे आर्टिकल 51A में ए से जे तक के आर्टिकल्स को ऐड किया गया था। ठीक है, उसके बाद करवाया गया था 86th अमेंडमेंट, ये हुआ था 2002 में। और यहाँ पे 51A में के को जोड़ा गया था। ठीक, जिसमें है वो शिक्षा वाला। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है, 51A। कहाँ से कॉपी किया गया? यूएसएसआर से बेसिकली बोरो किया है। अगर ऑप्शन में यूएसएसआर नहीं देता तो रशिया टिक कर देना। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये यहाँ पर आपको इसकी फुल फॉर्म देने के लिए मिल जाती है। और ये कुल मिला के 15 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, 15 पार्ट्स में टूटा था, 15 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था 31 दिसंबर 1991 के दिन। ठीक, चलिए इसके अलावा यहाँ लिखा है इंटरनेशनल पीस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय शांति। यहाँ लिखा है सर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में। और यहाँ लिखा है राष्ट्रपति के बारे में। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संसद के संविधान के बारे में वर्णन करते हैं? हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब बेसिकली पार्लियामेंट के बारे में बताता है। सवाल यहाँ पर यह है, कौन सा वो अनुच्छेद है जो पार्लियामेंट के बारे में बताता है? करिए अटेम्प्ट। देखिए एक तो कॉम्पोजिशन याद रखना है कि मतलब पार्लियामेंट में क्या क्या होता है।
क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट में आपको राष्ट्रपति मिल जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट मिल जाएगा। पार्लियामेंट में आपको राज्यसभा देखने के लिए मिलेगा, और पार्लियामेंट में ही आता है क्या, लोकसभा। तो ये तीनों ही पार्लियामेंट के अभिन्न अंग हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, आर्टिकल 79। 80 में लिखा हुआ है राज्यसभा के बारे में, 81 में लिखा हुआ है लोकसभा के बारे में, और 82 में लिखा हुआ है डीलिमिटेशन के बारे में। डीलिमिटेशन के बारे में, इसे हिंदी में बोलते हैं परिसीमन, ठीक। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं परिसीमन। तो सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब है, आर्टिकल 79A। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बारे में, तो पार्लियामेंट की पुरानी जो बिल्डिंग है उसे संविधान मतलब बेसिकली संविधान सदन ऐसे कहा जाता था, और उसका निर्माण हुआ था 1921 से लेके 1927 तक। आपको मिल जाता है वो लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस, ठीक है ना। इसके अलावा एक और व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था हार्बर्ट बेकर। 2 व्यक्ति थे जिन्होंने डिज़ाइन किया था। इसके अलावा जो न्यू पार्लियामेंट आपको मिलती है, उसके डिज़ाइनर का नाम क्या है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो नई पार्लियामेंट है उसके बेसिकली डिज़ाइनर के नाम आपको क्या मिल जाते हैं। सवाल का सही जवाब क्या है, आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब संसदीय प्रणाली, ये हमने बोरो किया है, उधार लिया है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, आगे है संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में वर्णन करते हैं। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, देखिए सर, ये एनजैक है, इसके लिए करवाया गया था 99th अमेंडमेंट, जो कि क्वैश कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है, ठीक। एनजैक में कुल मिला के 6 सदस्य हुआ करते थे, एक चीफ जस्टिस, एक यहाँ पर आपको मिल जाएगा चीफ जस्टिस, 4 मिल जाएंगे सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, और एक यहाँ पे था कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर, ठीक। और इसे बेसिकली क्वैश कर दिया गया, बेसिकली हटा दिया गया है। सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। 124 का सब क्लॉज ए, 124 का सब क्लॉज ए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है, ठीक। 126 आपको बताता है एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में, किसके बारे में, एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। और 127 आपको बताता है एड हॉक जजेस के बारे में, किसके बारे में, एड हॉक जजेस के बारे में। और बाकी सवाल का सही जवाब मैंने आपको बता ही दिया क्या है। 124 बताता है आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में, एससी, कि भारत में कुल मिला के कितने सुप्रीम कोर्ट आपको मिल जाएंगे, ये आपको कहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये आपको मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है, मनी बिल, ठीक। 112 में आपको मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 में क्या मिलेगी, तो 112 में आपको मिल जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके अलावा 111 में आपको मिलेगी वीटो पावर वाला आर्टिकल, पावर ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, आगे है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। चलिए, तो इसके लिए आपको मिल जाएगा आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, 74 नंबर का आर्टिकल। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। और इसी 74 में अगर 89 जोड़ देंगे तो आता है 163। सेम स्टेटमेंट यहाँ दे रखी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर फॉर द हेल्प एंड एडवाइस ऑफ, फॉर द हेल्प एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर, तो राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये लिखा हुआ है 163 में। नेक्स्ट है, इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल एजी के बारे में, यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रपति के नाम से काम करती है भारत सरकार, और यहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अदर मतलब कुछ और मंत्रियों के चीज़ों के बारे में यहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव के बारे में कहाँ लिखा है, प्रीवियस में मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ लिखा हुआ है धरोहरों को बचा के रखने वाली बात, हेरिटेज को बचा के रखने वाली बात। यहाँ लिखा हुआ है सर इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति। और यहाँ बेसिकली क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है, इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, इसे होमवर्क के रूप में देता हूँ। चलो इसको कवर करते, इसके बाद वाला होमवर्क के रूप में देता हूँ। सवाल है संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के बारे में वर्णन करता है। तो इसके लिए आपको आर्टिकल मिल जाएगा 43B, ठीक है, 43B नंबर का आर्टिकल आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सवाल का सही जवाब नहीं है, सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है, ठीक, 43B। ये होमवर्क है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में वर्णन करता है, ये होमवर्क है। इसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, साथ के साथ अपनी जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी, मैं बहुत स्लो लेके चला हूँ, पिछली क्लास में भी सेम काम किया था। पिछली क्लास में तो शायद तुम्हारी कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मैंने ली थी, तो 1 घंटे 27 मिनट के आसपास थी मेरे ख्याल से वो, वहाँ 30 क्वेश्चन हमने कवर किए थे उतनी देर में। आज लगभग 1 घंटा 23-24 मिनट की एक क्लास थी और इसमें हमने कुल मिला के 30 क्वेश्चन कवर किए हैं और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में भी दिया है। जाने से पहले क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने जो आपके और भी दोस्त हैं जो NDA, CDS, FCAT ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी इस क्लास को पहुंचाइएगा, क्योंकि जब क्वालिटी कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचता है तब उन्हें समझ आता है कि सही मायने में क्या वैल्यू है, इंपॉर्टेंट है एजुकेशन की और क्वालिटी एजुकेशन की। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।